नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। शाह का संदेश, मोहन का ही मध्य प्रदेश। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि ग्वालियर की धरती पर एक राजनीतिक और विकास एजेंडा का संगम देखने को मिला है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 घंटे के दौरे में प्रदेश नेतृत्व निवेश की दिशा पर अपने संदेश को स्पष्ट कर दिया है, सीधा तौर पर संदेश दिया है। इस दौरे ने न केवल राजनीति बल्कि विकास के एजेंडे को भी नए आयाम दिए हैं। अमित शाह का यह दौरा प्रदेश की राजनीति और विकास एजेंडे दोनों पर स्पष्ट संदेश देने वाला बताया जा रहा है। निवेश, नेतृत्व और रणनीति तीनों का संगम ग्वालियर में देखने को मिला है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। ग्वालियर की धरती पर बुधवार रात 10 बजे देश के गृह मंत्री, बीजेपी के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक, बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले, 15 सालों में बीजेपी की कई जीत के शिल्पकार, अपने प्रशंसकों में चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह पहुंचे तो हर नेता के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर शाह के इस दौरे की असली वजह क्या है? और जवाब मिल गया। 16 घंटे ग्वालियर में रहने के दौरान शाह ने एजेंडा साफ कर दिया। सीएम मोहन यादव की तारीफ तो की ही, उन्होंने ग्वालियर के महाराज सिंधिया को भी राजा बताकर उन्हें भी अपने कद का एहसास करवा दिया। और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। वैसे सिंधिया समर्थक इसे सामान्य बता सकते हैं, लेकिन ये भी तय है कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी अमित शाह का हर शब्द और उसकी टाइमिंग बेहद मायने रखती है। वैसे यदि आप अमित शाह के दौरे को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो पूरी पिक्चर आपको क्लियर नजर आएगी। शाह रात 10 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने तमाम नेताओं से मिलकर औपचारिकता पूरी की। एयरपोर्ट पर शाह से नरोत्तम मिश्रा ने थोड़ी देर बात की। इसी बीच शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को भी समय दिया। एयरपोर्ट से अमित शाह सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक गाड़ी में होटल पहुंचे। होटल में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मिले। गुरुवार सुबह नरोत्तम मिश्रा ने होटल में फिर शाह से मुलाकात की। होटल से मेला ग्राउंड अमित शाह अकेले पहुंचे। मेला ग्राउंड पर प्रदर्शनी देखने के दौरान अमित शाह की एक तरफ सीएम और दूसरी तरफ सिंधिया रहे। अपने भाषण की शुरुआत में अमित शाह ने सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिया, लेकिन असली बात तो अभी बाकी थी। शाह ने मध्य प्रदेश के अभ्युदय विकास के लिए सीएम की जमकर तारीफ की। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की एक वैज्ञानिक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। ग्वालियर से सीएम ने रीवा के लिए उड़ान भरी और जिसे स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का शक्ति प्रदर्शन माना गया। यहाँ भी अमित शाह ने सीएम की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपना एजेंडा साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश अब मोहन के ही सहारे विकास की राह पर दौड़ेगा। ग्वालियर से बीएसटीवी के लिए प्रहलाद सेन की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, अमित शाह का दौरा और महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय कार्यक्रम। इससे पहले जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, अब उन निवेश प्रस्तावों को यहां से शिलान्यास भूमि पूजन किया गया है। यानी अब आगे से निवेश की आगे जो स्थिति रहेगी, आगे की दौड़ में मध्य प्रदेश से दिखाई देगा। तमाम तरीके की बातें अमित शाह की रही, तमाम तरीके के बयानों को लेकर कई चर्चाएं भी हैं। तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आप कौन से करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में।
कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे डॉक्टर राम पांडे साहब। राम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आशीष दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रेम व्यास साहब, पहले आप ही के पास आऊंगा। अमित शाह का दौरा है, कहा जाता है कि बहुत सारे मायने होते हैं, रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी के रहे और तमाम तरीके से जो बयान दिए हैं, कई तरह के मायने उनके बताए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह को लेकर तमाम बातें कहीं और सिंधिया जी को जिस तरीके से संबोधित किया उसको लेकर भी चर्चाएं हैं, और खासकर जो मुख्य कार्यक्रम था निवेश को लेकर, तो जो लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही है कि निवेश प्रस्तावों पर काफी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं। अब क्या तस्वीर आके अमित शाह के दौरे के क्या मायने, आप थोड़ा बेहतर तरीके से बता दीजिए, अंदर खाने में क्या कुछ है। सर्वप्रथम तो आज श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती में उनको शत नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आदरणीय अटल जी ने एक बात कही थी कि मजबूत भारत, सशक्त राज्य और आत्मनिर्भर समाज, ये तीनों अगर होंगे तो निश्चित रूप से उस राज्य का विकास होगा। और भारतीय जनता पार्टी में परिपाटी ऋषभ जी की सामूहिक नेतृत्व के साथ में सामूहिक विकासों की चर्चा होती है। जब भी हमारा शीर्ष नेतृत्व आता है तो निश्चित रूप से वो प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ जो है सकारात्मक बातें लेकर आता है, सकारात्मक चीजें लेकर प्रदेश के लिए आता है। आपने इसके पूर्व में देखा होगा तो मेडिकल सीटों की सौगात लेकर आए थे। आज आदरणीय शाह जी जब पधारे हैं तो निश्चित रूप से किस तरह से मध्य प्रदेश के विकास में अगर कोई वांछित कमी है तो उसको भी पूर्ण किया जा सके, कोई धरातल पर अगर कोई समस्या आती तो उसको भी दूर किया जा सके, और जो पूर्व में किए गए प्रयास है वो कितने जनता के लिए सार्थक हुए, इस चीज को उद्बलित उन्होंने जो है मंच के माध्यम से करा है। आप अगर इसके पूर्व में देखेंगे तो उज्जैन में विक्रमपुरी सेक्टर्स में जिस तरह से विकास किया गया, वहां पर नए लैंड एरियाज डेवलप करने पड़े। पीथमपुर सेक्टर्स में लगभग ऐसी कई सारी इकाइयां हैं, 100 से ज्यादा इकाइयां जो वहां टेस्टिंग का कार्य कर रही है। रतलाम की अगर बात करेंगे तो वहां पर जो है मेडिकल हब, फार्मास्यूटिकल हब बनाया जा रहा है, और कई सारे जो जॉब्स क्रिएशन हुए हैं उसको भी प्रदर्शित किया गया। आज जिस तरह से विकास को मध्य प्रदेश को रीजनल के माध्यम से हर क्षेत्र का अपनी उपयोगिता है, हर क्षेत्र का अपना प्रभाव है और हर क्षेत्र की अपनी संभावना है। आज उन संभावनाओं को सहेजते हुए प्रदेश के विकास के साथ में किस तरह से तालमेल करके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वास्तविकता में अन्य राज्यों के लिए भी एक सीखने का जो कार्य है कि उन राज्यों में, उन क्षेत्रों में व्याप्त संभावनाओं को प्रदेश हित में किस तरह से लाया जा सकता है। अगर नागझीरी की बात करेंगे तो वहां पर पूर्व में बेस्ट लाइफ कॉर्पोरेशन ने काम करा था, 315 करोड़ का कार्य प्रारंभ हो चुका है, वहां पर लगभग 5000 लोगों को जॉब्स मिल चुकी है। नवाखेड़े की बात करिए, ऐसे हर जगह का हमने बिल्कुल डाटा के साथ में बात करी, और इसके पूर्व में इंफ्रास्ट्रक्चर काम करा। ग्वालियर की बात करेंगे तो कनेक्टिविटी वहां पर बढ़ाई है। देखिए, डेटा की जरूरत आगे भी पड़ेगी क्योंकि राम पांडे जी भी पूरा चिट्ठा लेके बैठे होंगे और लगातार सवाल पूछे जाते हैं कि जो प्रस्ताव पर तो चर्चा होती है, जमीन पर कितना कुछ उतरा है। राम पांडे जी, आपके पास आ रहा हूं। अमित शाह जी को आपने सुना इस पैकेज में भी, और इससे पहले जो पूरा संबोधन उनका रहा मुख्य कार्यक्रम में, उन्होंने जिक्र किया कि जो गुजरात में शुरुआत हुई थी, बाईवे गुजरात से लेकर अब जो मध्य प्रदेश में जो नया क्रम आगे बढ़ रहा है, नई तरह का दौर है विकास को आगे बढ़ाने का, और मोहन सरकार में इसको अच्छी गति मिल रही है। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी का भी जिक्र किया कि बीमारू राज्य हुआ करता था, और अभी प्रस्तावों का बता ही रहे हैं डॉक्टर प्रेम व्यास साहब। तो किस तरीके से अमित शाह जी के इस पूरे बयानों को और जो संबोधन दिया उसको आप देख रहे हैं? कल आए थे और एयरपोर्ट पर सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको लेने पहुंचे, मुख्यमंत्री भी लेने पहुंचे। एयरपोर्ट से वो उषाकरण पैलेस होटल गए। होटल में उन्होंने 2 मिनट बात की, ये दैनिक भास्कर की खबर है। 2 मिनट में उन्होंने सिंधिया जी से भी बात कर ली, 2 मिनट के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी बात कर ली, 2 मिनट में मोहन यादव जी से भी बात कर ली। 5-5 सेकंड में सबको निपटा दिया, और 150 और भी नेता थे। तो उन्होंने 2 मिनट का समय कल इन सारे नेताओं को दिया था, तो 2 मिनट में आप सोच सकते हैं कितनी बातें होंगी। फिर दूसरे दिन उनका प्रोग्राम था अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर जाने का। अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर के जो भी रास्ते हैं उन सब रास्तों पर की सड़कें बना दी गई थी। ग्वालियर नगर निगम सड़कें नहीं बना रहा था, और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह चुके थे कि पीडब्ल्यूडी, नगर निगम जो भी है, ग्वालियर की हालत नरक जैसी हो गई है। जब अटल जी का जन्मदिन है आज, अटल जी के घर का प्रोग्राम था, अटल जी के कारण आप सत्ता में हो, अटल जी ने पार्टी की स्थापना की, अटल जी हमारी विरोधी पार्टी के थे, लेकिन वो उनमें नैतिकता थी, वो इस तरह की राजनीति नहीं करते थे जैसे अमित शाह और मोदी जी करते हैं, खरीद फरोख्त, षड्यंत्र, ईडी, अन्य तरह के। तो सबसे बड़ी बात तो कि ग्वालियर आकर
अटल जी के घर की सड़कें बन गई, प्रोग्राम बन गया, तो अमित शाह जी जब 16 घंटे रुके ग्वालियर में, तो ये अटल जी का उन्होंने अपमान किया। उसके बाद ये मेला ग्राउंड जहाँ कार्यक्रम था वहां पहुंचते हैं, 1 घंटे वहां रुकते हैं, 1 घंटे में 2 लाख करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर देते हैं। ठीक बात। मध्य प्रदेश का बजट करीब 2.5-3 लाख करोड़ है। मध्य प्रदेश का जितना बजट है उससे थोड़े से कम के ये शिलान्यास कर देते हैं। गृह मंत्रालय का कौन सा इन्होंने शिलान्यास किया ये मुझे नहीं पता। नियम के अनुसार भाई यदि किसी इंडस्ट्री का शिलान्यास हो रहा है तो वो उद्योग मंत्री को करना चाहिए था। आपके पास उद्योग मंत्री है कैबिनेट का, तो उन्होंने नहीं किया। मतलब ये बता दिया कि उद्योग मंत्री की अहमियत कुछ भी नहीं है इनकी पार्टी में। जैसा हम कहते हैं ना कि ये 2 तानाशाह देश को चला रहे हैं, क्या ये देश के उद्योग मंत्री का अपमान नहीं? ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। यदि कहीं इन्होंने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया तो स्वास्थ्य मंत्री का काम है ये तो स्वास्थ्य मंत्री ने शिलान्यास क्यों नहीं किया? अमित शाह जी ने उसका शिलान्यास क्यों किया? ये तो गृह मंत्री है ना, गृह मंत्रालय का कौन सा शिलान्यास किया? यदि किसी सड़क का शिलान्यास किया तो आपके पास परिवहन मंत्री है गडकरी, तो परिवहन मंत्री को ये काम है। यदि किसी पर्यटन स्थल का शिलान्यास आपने किया है तो आपके पास पर्यटन मंत्रालय। मतलब आपने सबके शिलान्यास कर दिए। और बात सुनिए, और ये सारे शिलान्यास पिछले साल हो चुके हैं। 2023 में विधानसभा, 2024 में लोकसभा, ये सारे शिलान्यास मोदी जी पहले ही कर चुके हैं। ये सारे शिलान्यास ये तीसरी बार हुए। तो ये शिलान्यास अब अगली बार साल अमित शाह जब 2026 में आएंगे तब वो इनके शिलान्यास फिर से करेंगे। ठीक है। विपक्ष होने के नाते संगठन के नजरिए से आपके महत्वपूर्ण तमाम सवाल हैं, उनसे हम जवाब लेंगे प्रेम व्यास साहब से। लेकिन आशीष दुबे जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। किस तरीके से आप पूरे दौरे को देख रहे हैं और तमाम मायने इसके दौरे के बताए जा रहे हैं, खासकर निवेश को लेकर जो स्थिति नजर आती है, 2 लाख करोड़ रुपए के जो प्रस्ताव है, निवेश प्रस्ताव, अब इन्हीं को लेकर बीजेपी सरकारों में कहा जा रहा है कि निवेश से ही रोजगार मिलेगा, और जिसको लेकर चर्चाएं हैं। इस पूरे कार्यक्रम को आप कैसे देख रहे हैं, और किस तरीके जो खासकर जो अगर संगठन स्तर पर भी देखें तो जो शुरुआत में तमाम नेताओं से मुलाकात अमित शाह जी की हुई, उससे आप कैसे देख रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात पर भी फोकस किया गया है। हाँ, ये चीज़ें हैं, लेकिन देखिए ये जो अमित शाह का दौरा था वो अगर उनके जो अधिकृत कार्यक्रम है उनके लिहाज से देखा जाए तो वो कुछ बेमेल हो सकता है, लग सकता है। लेकिन देखिए ये मुझे लगता है रणनीतिक तौर पे दौरा ज़्यादा किसी तरह से उनका डिज़ाइन किया गया था। हाँ। और उन्होंने यहाँ पर आकर के जो संकेत देने थे, क्योंकि देखिए अगर कोई ऐसा बदलाव करना है या कोई नया कुछ चीज़ें खड़ी करनी है तो इसके लिए दिल्ली में फैसले हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यों में आकर जब कोई ऐसे वरिष्ठ नेता आते हैं तो वो संकेतों और संदेशों की राजनीति करते हैं। तो ये उस तरह का दौरा इसको माना जा सकता है कि वो वहाँ पर आए, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से मिले या 1 मिनट या 2 मिनट जो भी बात की हो, या कैलाश विजयवर्गीय से बात की, नरेंद्र तोमर से की, और सिंधिया को राजा बोला। तो ये जो एक बैलेंस करने की राजनीति है, ये सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो काफ़ी नेता हैं, बड़े नेता हैं, कुछ बाहर से आए हैं, कुछ पार्टी के अंदर ही बहुत बड़े कद के हैं, इन सब के बीच में उस तरह का तालमेल है, उस तरह की ट्यूनिंग जो है बैठालने की लगातार कोशिशें कहीं ना कहीं की जाती हैं। तो ये उस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो वो यहाँ पर आए, फिर राजेंद्र शुक्ला के पास भी गए, तो वो सारी ये जो भी नेता उनके आसपास रहे या मिले, वो मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे की सारे। ठीक है। और जो राम पांडे जी कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो विभाग का मंत्री होना चाहिए था उनको आना चाहिए था? देखिए अब होता तो यही है, लेकिन आजकल जो है केंद्र से लेकर राज्यों तक स्थिति ये है कि सारी योजना या सारी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भाजपा के 2-3-4 चेहरे हैं वही करते हैं, और सारे इस तरह के ऐलान भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी बड़ी योजना का प्रधानमंत्री भी शिलान्यास करते हैं या उद्घाटन करते हैं, तो उस संबंधित मंत्री की उपस्थिति पे गौर किया जाता है कि वो है या नहीं। तो ये चीजें हैं, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है। प्रेम व्यास साहब, देखिए आपने पूरी चर्चा को सुना, अब महत्वपूर्ण सवाल जो राम पांडे जी ने किया है उनके थोड़े जवाब दीजिएगा कि और जो गृह मंत्री की मौजूदगी के मायने क्या थे, किस भूमिका के तौर पर उन्होंने जो पूरे शिलान्यास किए हैं। वो कह रहे हैं उद्योग मंत्री नजर नहीं आए, अगर ये कार्यक्रम था निवेश को लेकर तो वो क्यों नजर नहीं आए, स्वास्थ्य मंत्री क्यों यहाँ पर नहीं थे, और साथ ही वो कह रहे हैं जिन 2 लाख करोड़ की जो निवेश प्रस्तावों का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, तमाम इकाइयों का योजना शिलान्यास की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी पहले कर चुके हैं, तीसरी बार ये सब हो रहा है।
तो और खासकर संगठन स्तर पर ये था, तो फिर किस तरीके से जो पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि 2 लोग ये पार्टी चला रहे हैं, तो कांग्रेस के राम पांडे जी के कई आरोप हैं और ये भी कह रहे हैं कि ग्वालियर में सड़कें अब बनाई गई, जिस तरीके सड़कों को लेकर भी सवाल खड़े किया गया है। पहले सड़कों लेकर भी तमाम सवाल पहले कांग्रेस ने खड़े किए, तो इन चीजों को लेकर, कांग्रेस के इन तर्कों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक परिपाटी है कि सतत संवाद, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, वे आपस में सतत संवाद करते हैं। हमारा तो 64,523 जो बूथ है वो डिजिटलाइज जुड़े हैं। आज प्रधानमंत्री जी अगर भोपाल आते हैं तो हर बूथ के जो है बूथ अध्यक्ष और बाकी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करते हैं। ये समस्या कांग्रेस के साथ में। और अगर केंद्रीय मंत्री किसी भी योजना के लिए मध्य प्रदेश में आते हैं तो वो समन्वय और सहयोग की परिस्थिति होती है। केंद्र के द्वारा सहयोग प्रदर्शित करना और राज्य के द्वारा उसके समन्वय के रूप में उनको यहाँ पर बुलाना, ताकि जो विकास में वांछित अगर कोई कमी है जो केंद्र के द्वारा दूर की जा सकती है, तो निश्चित रूप से उसको भी प्रदर्शित किया जाता है। आज अगर रीजनल कॉन्क्लेव इंडस्ट्री हो रही है उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, मुंबई, कोयम्बटूर, बैंगलोर, कोलकाता और फॉरेन तक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर उज्जैन में 47 इकाइयों की स्थापना हुई है तो क्या उसमें भारत सरकार का कोई योगदान नहीं है? उसमें जो एक्सपोर्ट आज मध्य प्रदेश से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, जर्मनी, जापान और स्पेन तक हो रहा है, तो क्या वहां पर भारत सरकार का कोई समन्वय की परिस्थिति नहीं है? तो मुझे लगता है कि राज्यों का विभाजन करना, उनको भाषाओं के आधार पर बांटना, उनको जो है बोली के आधार पर बांटना, ये कांग्रेस का कृत्य है। और अगर सिर्फ बात केंद्रीय मंत्री की होगी तो मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में कई सारी योजनाओं आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम था, जबकि तो वो किसी संवैधानिक पद पर थी नहीं और उसका विरोध भी हुआ था। और जो लगातार बार बार शिलान्यास, भूमि पूजन किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस का अगर नजरिया देखा जाए तो ये बार बार क्यों, तीसरी बार वो कह रहे हैं कि तीसरी बार कर दिया गया? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, पीएम पार्क का जब उद्घाटन हुआ, ये इसके पूर्व की बात है, वहां पर कार्य प्रारंभ हो गया। उज्जैन में विक्रमपुरी का जब शिलान्यास हुआ, वहां का कार्य प्रारंभ हो गया। और मैं तो आपको बिल्कुल आंकड़ों के साथ में बता रहा हूँ कि पीथमपुर सेक्टर्स में 6 और 7 सेक्टर्स में कार्य प्रारंभ हुआ है। नगझरी में अगर हमने कार्य प्रारंभ करा था बेस्ट लाइफ कॉर्पोरेशन का, तो उसके तहत 315 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव की बात थी। उन निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ गए। आज नए निवेश प्रस्ताव है। आप मुझे बता दिए कौन से निवेश प्रस्ताव रिपीट हुए? अगर आदरणीय राम पांडे जी को जो है उसकी जानकारी हो, 2 लाख करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव और नए जॉब्स की बात है। पुराने समय में जितने निवेश प्रस्ताव थे उसमें 47 इकाइयां आई है, 48 इकाइयां जो उसके पूर्व में थी उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ करा है। उज्जैन में डेयरी प्लांट्स ने अपना कार्य प्रारंभ करा, रतलाम का कार्य प्रारंभ हुआ है, इंदौर में कॉर्पोरेशन सेक्टर्स के प्लांट प्रारंभ हुआ है, भोपाल में जो है आईटी पार्क्स का कार्य प्रारंभ हुआ है। तो ये पूर्व में जो कार्य किए गए थे उनके कार्य में धरातल पर है। जो राम पांडे जी कोई डेटा हो तो बता दीजिएगा, कोई डेटा आपके पास हो कि भाई साहब वो रिपीटेशन लगातार किया जा रहा है। और अमित शाह जी ने एक जिक्र और किया कि दिग्विजय सिंह सरकार में जो बीमारू राज्य था उसका जिक्र लगातार बीजेपी करती है, तो इस मौके पे वो भी बताया गया। इसे और कैसे देख रहे हैं? लेकिन निश्चित रूप से 2003 में उद्योग नीति ऋषभ जी, मैं बिल्कुल चैलेंज से कहता हूँ, चेक करिए। ठीक है प्रेम व्यास जी, 10 सेकंड में रखिए। प्रश्न था राम जी से था जी बिल्कुल। उद्योग नीति जो थी वो माइनस में थी। बिजली की परिस्थिति क्या थी? 5000 मेगावाट। आप खुद क्या यूज करेंगे और जो है आने वाले इन्वेस्टर्स को क्या देंगे? सुरक्षा की दृष्टि से नक्सलाइट्स और जो उस समय डकैत हुआ करते थे, मंत्री की गर्दन उखाड़ के ले जाते थे। आज अगर सिर्फ ग्वालियर की, उसके बाद में रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, सब उपाय है कि वहां पर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। ठीक है राम पांडे जी, देखिए तमाम सवालों के जवाब भी वो दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तमाम चाहे नक्सलवाद को अंतिम सलाम किया गया हो या फिर जिस तरीके से अभी आपने सवाल की, कोई डेटा आपके पास हो, अगर रिपीटेशन आपको लग रहा है तो डेटा बता दीजिए। देखिए, बीजेपी की बातें उतनी ही सच हैं जितना काला धन आएगा। डेटा, अब आप ग्वालियर में अटल एक्सप्रेस वे, इसका नाम चंबल एक्सप्रेस वे था, ये मोदी जी, शिवराज जी और इवन मोहन यादव जी तीनों उसका शिलान्यास कर चुके हैं और अलग अलग साल में। अटल एक्सप्रेस वे का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जमीन अधिकृत नहीं हुई है। रोपवे बनना था ग्वालियर में, फूलबाग से लेकर किले तक के लिए। रोपवे का शिलान्यास शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। ग्वालियर के भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे सेजवलकर, वो कर चुके हैं। उस रोपवे का काम शुरू नहीं हुआ है। ठाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना का शिलान्यास शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के नेता कर चुके हैं, क्योंकि मैं ग्वालियर से हूँ। इस तरह के कई शिलान्यास ये कर चुके हैं। अब फैक्ट्रियां इन्होंने मुश्किल से 5 भी नहीं बता पाए। मैं ग्वालियर अकेले की बात कर रहा हूँ, इनके रहते हुए 500 फैक्ट्रियां बंद हो गई। मालनपुर में एमपी आयरन बंद हो गई, मालनपुर में हॉटलाइन बंद हो गई,
जेसी मिल बंद हो गई, सिमको बंद हो गई, कई फैक्ट्रियां, मैं केवल ग्वालियर रीजन की बता रहा हूँ, 500 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। यदि पीतमपुर में 5 खुली हैं तो 500 बंद हो चुकी हैं। मंडदीप में 5 खुली हैं तो 500 बंद हो चुकी हैं। पीतमपुर बनाया किसने? कांग्रेस ने। मंडदीप किसने बनाया? कांग्रेस ने। मालनपुर किसने बनाया? कांग्रेस ने। बामौर किसने बनाया? कांग्रेस ने। बगरौदा किसने बनाया? कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश के जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, हम किसी की भी बात करें, ये तो सब कांग्रेस ने बनाया। इनकी बातें क्या रहती है? प्लास्टिक पार्क बनाएंगे, गारमेंट पार्क बनाएंगे, ये पार्क बनाएंगे, लेकिन वो पार्क कहीं नजर नहीं आते। अब सबसे बड़ी बात देखिए, अमित शाह जी ग्वालियर मेले में आए। ग्वालियर मेले की अपनी एक कार्यकारिणी होती है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, पूरी कार्यकारिणी होती है। कांग्रेस सरकार में बनती थी। पिछले 5 साल से ग्वालियर मेले की कार्यकारिणी नहीं है। जब ग्वालियर मेले की कार्यकारिणी अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, मोहन यादव नहीं बना पा रहे हैं, जिस ग्वालियर मेले को उद्घाटन करने के लिए आए थे। जी, अब बताइए ग्वालियर की सड़कों की बात कितने समय से हो रही थी, काम नहीं चल रहा था क्या? ठीक है राम पांडे जी, क्विक रिएक्शन निकल लेते हैं प्रेम व्यास जी। समय काल परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार योजनाओं में परिवर्तन किया गया और रोड्स डेवलपमेंट्स की बात थी। कहीं पर अगर समस्या आई तो उसको और बड़ा करने का कार्य किया, नेशनल हाईवेज को जोड़ा गया भाई। उसके बाद में आप कह रहे हैं कौन सी फैक्ट्री, बताइए मुझे। 2023 तक अगर माइनस था तो कितनी फैक्ट्रीज थी आपके इसमें? औद्योगिक नीति माइनस था। अभी मक्का मिलिंग के लिए आपके ग्वालियर के आसपास क्षेत्र में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है? अडानी ग्रुप ने जो है वो सीमेंट्स ग्रुप को लेकर जो वहां पर कार्य प्रारंभ करा था, वो कराए कि नहीं कराए? और आज तो औद्योगिक इकाइयों को वहां पर बुलाकर, और मुझे लगता है कि 2 लाख करोड़ रुपए के, जिस तरह से 25,000 से ज्यादा लोग थे वहां पर, तो वे किन किन क्षेत्रों में पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जिस तरह से मैंने जो बोला यूनिट स्थापना के कार्य हो रहे हैं, तो एक क्षेत्र में जो 2-3 चीजें प्रमुखता से 2024 से प्रारंभ हुई थी उसका मैंने जिक्र करा। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है, आप अगर कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा कि कहाँ पर धरातल। वो ये भी कह रहे हैं कि लगातार आप कहीं शुरू करते हैं, बंद कितने हो जाते हैं, काम कितना जमीन पर उतरता है, वो कितने लंबे समय तक चलता है, इस पर कांग्रेस को बड़े सवाल। ऋषभ जी मुझसे सवाल था। जी जी प्रेम व्यास जी, मैं ये कह रहा हूं कि वो कांग्रेस से कहती है, राम पांडे जी कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी चीजें कर दी हैं, आपने जमीन पर उतारने की बात कही, लेकिन जमीन पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाती हैं वो चीजें, लगातार दम तोड़ जाते हैं। 50 प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, फिर बंद हो जा रहे हैं, फिर नए शुरू करते हैं, बंद हो जाते हैं, तो कितने चल पा रहे हैं, इस पर सवाल कांग्रेस का है। नहीं, कुल मिला के 1 लाख किलोमीटर सड़कें थी, आज ऑन रिकॉर्ड 6 लाख किलोमीटर है। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य नहीं हुआ? 5,000 मेगावाट बिजली थी, आज लगभग 25,000 से ज्यादा है। हम सरप्लस में है और गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 10 घंटे दे रहे हैं। क्या ये धरातल पर नहीं है? तो 17% के आसपास जो सिंचाई क्षेत्र बढ़ा है उसको भारत सरकार अप्रूव कर रहा है। 7 कृषि कर्मण अवार्ड हमको मिल रहे हैं। तो क्या ये धरातल पर नहीं है? 23 से 24% के आसपास औद्योगिक नीति है जिसको सरकार आए। ठीक है प्रेम व्यास जी, समय पूरा हो रहा है, आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि आशीष दुबे जी आपके पास में आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से अब अपने अपने तर्क हैं, बीजेपी सरकार के पास अपने तर्क हैं, कांग्रेस अपनी बात कहती है, विपक्ष में है तो महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। लेकिन कैसे देखा जाए कि निवेश को लेकर, विकास को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर अगर कंपेयर ही कर लें कि कितना काम हो रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? कुछ तस्वीर बदली नजर आ रही है या वही तस्वीर, वही बयानबाजी? नहीं, मोटे तौर पे तो तस्वीर अभी बदली नजर नहीं आ रही है। अभी जो प्रयास है, अगर हम इन प्रयासों को पिछले 2 साल के प्रयासों से देखें तो अभी तो तस्वीर बदलने में समय लगेगा, क्योंकि देखिए निवेश के प्रस्ताव आए हैं, निवेश नहीं आ गया है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रस्ताव है उसको निवेश की तरह से मान लिया जाता है, सोच लिया जाता है। वो प्रस्ताव आए हैं, निवेश के प्रस्ताव आए हैं, उन पर बहुत सारी गवर्नमेंट के स्तर पे प्रोसीजरल सारी अनुमतियां और ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद कोई रोजगार आज तो नहीं मिल गया लोगों को, तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ यूनिट अभी बीच में शुरू भी हुए हैं, जो रीजनल कॉन्क्लेव में आए थे प्रस्ताव पिछले 1 आध साल 1.5 साल में, कुछ शुरू हुए हैं। लेकिन जैसी तस्वीर का दावा होता है वैसी तस्वीर बनने में समय लगेगा, और उसमें कई निवेश प्रस्ताव वापस भी होंगे, कुछ कैंसिल होंगे, कुछ निवेशक वापस भी जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई रातों रात तस्वीर बदल जाती है, लेकिन ये प्रयास हैं। ज़रूरत इस बात की होगी कि वो जो प्रयास जो इस तरह से एक इवेंट की तरह बना लिए गए हैं, बाद में उनको उसी तरह से गति देने की कोशिश की जाए और उनको लाल फीताशाही और इन चीज़ों से बचाया जाए स्थानीय स्तर पर, तब कोई तो मुकम्मल एक तस्वीर की कल्पना की कोशिश, वो तस्वीर जमीन पर उतरे। मुझे लगता है कि इस पर और चर्चा आगे हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण तर्क आपने रखे प्रेम व्यास साहब, महत्वपूर्ण तर्क राम पांडे जी ने सवाल उठाया। लेकिन वाकई में
यही उम्मीद की जाएगी कि जो बातें कही जा रही हैं वो जमीन पर उतरें और रोजगार को लेकर भी स्थिति बदले और आगे तस्वीर पुख्ता तौर पर जमीन पर नजर आए। कर चर्चा इस पर और हो सकती है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया राम पांडे जी, बहुत शुक्रिया प्रेम व्यास जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपसे चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अमित शाह जी का एक पूरा कार्यक्रम और इससे लेकर तमाम तरह के कांग्रेस के भी हैं, तमाम सौगातों को लेकर भी सवाल हैं और जमीन पर कितने हालात बदल रहे हैं इसको लेकर भी कांग्रेस सवाल उठाती रही है। लेकिन बीजेपी सरकार का अपना तर्क है कि काम लगातार किया जा रहा है, निवेश प्रस्ताव जो आए हैं वो जमीन पर उतर रहे हैं और आगे तस्वीर बदलती नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।